हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरू जियोमेट्रिक्स। हमने जो प्रीवियस क्लास में देखा था सेकंड क्लास में, वो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और साथ के साथ हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और फिर हमने जो माइक्रोवेव बैंड होते हैं उसके बीच की जो फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ रेंज होती है, जैसे के बैंड, सी बैंड और एक्सयू बैंड, ये सब हमने देखा था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लॉज। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर मेनली मीन्स इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस भले ही ना पूछे, लेकिन इससे रिलेटेड आपको आइडियाज़ आपको पता होने चाहिए। तो अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लॉज देख लेते हैं क्या होता है। रिमोट सेंसिंग इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्टिंग विद मैटर आर सिस्टमाइज्ड इन ए सिंपल सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड रेडिएशन लॉज which define quantitative aspects of the properties of electromagnetic energy। तो रिमोट सेंसिंग में हमें आपको रिमोट सेंसिंग के अंदर होता है कि आपको पता ही है कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, जो भी हमारे पास उसकी रेडिएशंस होती हैं, वो ऑब्जेक्ट के साथ हमारे पास इंटरेक्ट करती हैं और फिर रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारे पास सेंसर उसको डिटेक्ट करता है। तो ये एक सिंपल सी रूल है। अब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी इंटेंसिटी के साथ जो रेडिएशन की जो एनर्जी है वो कितना वापस जाएगी। वो सारे लॉज के अंदर बताए हैं कि ये जो है हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट रहती है कि कितनी इंटेंसिटी या फिर कितनी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है कि किस रेंज ऑफ वेवलेंथ जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल हो रही है। तो उसी एस्पेक्ट में हमारे पास क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का, कि सेंसर कितना डिटेक्ट करेगा, या ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ पर भी डिपेंड करता है। तो वो लॉज के ऊपर है, टेम्परेचर पे ऊपर डिपेंड करता है। तो रेडिएशन लॉज है, हम देखेंगे अभी आगे। दीज लॉज अप्लाई व्हेन द रेडिएटिंग बॉडी इज व्हाट फिजिसिस्ट कॉल्ड ए ब्लैक बॉडी रेडिएटर। सो बिफोर स्टडिंग रेडिएशन लॉ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट ए ब्लैक बॉडी इज। अब ब्लैक बॉडी को मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई बॉडी या फिर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए, उसके ऊपर जितनी भी रेडिएशंस फॉल हो रही हैं या जितनी भी रेडिएशंस उसके साथ इंटरेक्ट हो रही हैं, वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर रहा है। मीन्स कुछ भी हमारे पास एमिट नहीं हो रही, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, ट्रांसमिट नहीं हो रही है। तो जितनी भी उसके ऊपर गिर रही हैं वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो रही हैं, और वो फिर हमारे पास एमिट होती हैं और हमारे पास वो एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकलती हैं, क्योंकि जितनी भी रेडिएशन, जितनी भी रेंज ऑफ वेवलेंथ होगी वो सारी की सारी एब्जॉर्ब करते हैं। तो उसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। जनरली ब्लैक बॉडी कंडीशंस अप्लाई व्हेन द रेडिएटर has very weak interaction with the surrounding environment and can be considered to be in a state of equilibrium. Although stars do not satisfy perfectly the conditions to be black body radiators, they do to a sufficiently good approximation that is useful to view stars as approximate black body radiators। तो जो ब्लैक बॉडी का एग्जांपल दे रखा है वो एक स्टार से एक बेस्ट एग्जांपल है, उससे अच्छा एग्जांपल नहीं मिलता है। भले ही हमारे पास स्टार्स जो है हमारे पास एक परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती तो कुछ ना कुछ एरर होता है। तो हम स्टार को एक बेटर एग्जांपल मानते हैं, जो एक गुड अप्रॉक्सीमेशन है एक ब्लैक बॉडी रेडिएटर का। अब हम समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास ब्लैक बॉडी का। अब हम बार बार ब्लैक बॉडी यूज़ करेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो ऑल मटेरियल्स, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑल मटेरियल्स अबव एब्सोल्यूट जीरो मीन्स -273 डिग्री सेल्सियस मीन्स 0 केल्विन है ये हमारे पास, कि माइनस ये ओके नहीं है, ये हमारे पास 0 डिग्री केल्विन है हमारे पास, ठीक है। तो 0 केल्विन का टेम्परेचर जिससे मीन्स किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ज़्यादा है मीन्स -273 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, तो वो हमारे पास रेडिएशंस को एमिट करेगी वो ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी मटेरियल हो। If you look at two different kinds of material, each at same temperature, you will find that radiation being emitted by them is different। अगर आपने देखा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उनका सेम टेम्परेचर है, उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सेम है, लेकिन रेडिएशंस डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ में निकलती हैं हमारे पास। तो इसका भी एक एग्जांपल है ब्लैक बॉडी का। ये दिस लीड फिजिसिस्ट टू इन्वेंट द परफेक्ट एमिटर नोन एज ब्लैक बॉडी विच एमिट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन एट ईच वेवलेंथ। Although some materials come very close to being perfect emitters in same wavelength ranges, no real materials are a perfectly black body। तो perfectly black body का जो हम मान के चल रहे हैं वो स्टार मान के चल रहे हैं। मीन्स उसके अंदर एक तो ब्लैक बॉडी का क्या होता है कि जितनी भी रेडिएशंस हैं उसके ऊपर फॉल होती हैं, वो ना तो रिफ्लेक्ट करती है ना स्कैटर करती है, वो एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो एमिट करती है। मीन्स हर एक रेंज ऑफ वेवलेंथ में हमारे पास रेडिएशंस एमिट होती हैं उस परफेक्ट या ब्लैक बॉडी के
ऑब्जेक्ट से। तो फॉर्चुनेटली द रेडिएशन इनसाइड ए कैविटी हुज वॉल्स आर थिक एनफ टू प्रिवेंट एनी रेडिएशन फ्रॉम पासिंग डायरेक्टली थ्रू देम कैन बी शोन टू बी रेडिएशन दैट वुड बी एमिटेड बाई ए ब्लैक बॉडी। तो जो हमारे पास मान लीजिए कोई कैविटी है, वो आपको एक डायग्राम में आगे भी दिखाऊंगा कि मान लीजिए कोई कैविटी है, इसके अंदर हमारे पास कोई रेडिएशन आ गई, तो इसकी रेडिएशन आ गई और हमने इतनी थिक बाउंड्री मान ली कि ये रेडिएशन जो है इसी के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है लेकिन इससे बाहर नहीं निकल रही, तो इसके एमिट होने का एक ही रास्ता है। और जब ये इसके अंदर रेडिएशन बाहर नहीं निकल रही इस कैविटी से, तो इससे क्या फिजिसिस्ट ने जो रेडिएशन का एमिशन होता है ब्लैक बॉडी से, उसका रिलेशन इन्होंने निकाला, जो कि डिपेंड करता है दो वेरिएबल्स पे। मैंने आपको पहले बताया कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और साथ के साथ वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका ये फार्मूलाज भी हैं, लॉज के ऊपर है, वो अभी हम आगे लॉ पढ़ेंगे तो देख लेंगे। तो टेम्परेचर और वेवलेंथ के ऊपर हमारे पास कौन से रेंज ऑफ वेवलेंथ रेडिएशन जो हमारे पास एमिट होंगी वो चीज़ डिपेंड करती है। ब्लैक बॉडी के जो रेडिएशन का अमाउंट है या फिर कौन सी रेंज ऑफ वेवलेंथ निकलेंगी वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, रेडिएशन की वेवलेंथ पे। जैसे एग्जांपल था कि एक थिक बाउंड्री मान ली कि हमारे पास रिफ्लेक्ट इसके बाहर नहीं रेडिएशन निकल रही है, इसके अंदर एंटर की तो इसी के अंदर ही अंदर है, तो इससे एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी का इन्होंने कॉन्सेप्ट लिया था। रेडिएशन पासिंग थ्रू द स्मॉल कैविटी इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब इन ए ब्लैक बॉडी। मैंने बोला ना जितनी भी रेडिएशन उसके ऊपर गिरती हैं वो सारी की सारी एब्जॉर्ब होती हैं, ट्रांसमिट होती ही नहीं है, मीन्स आर पार नहीं होती और रिफ्लेक्ट भी नहीं होती है। तो एक ब्लैक बॉडी क्या होता है, ए ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल सरफेस विच एब्जॉर्ब द एंटायर रेडिएशन इंसिडेंट अपॉन इट। जो भी उसके ऊपर फॉल होंगी वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इट इज़ ए परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड ए परफेक्ट रेडिएटर। परफेक्ट रेडिएटर मतलब कि इसके अंदर से जब एमिशन होता है, एमिट होती है रेडिएशन, तो वो हर एक रेंज ऑफ वेवलेंथ में एमिट होती है, तो परफेक्ट रेडिएटर होता है। ऑब्जर्विंग ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन, रिफ्लेक्टिंग नन एंड एमिटिंग रेडिएशन एट ऑल वेवलेंथ। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट है ब्लैक बॉडी का जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्लैक व्हेन इट इज़ कोल्ड। तो आपने देखा होगा कि जितनी भी ब्लैक चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा गर्म होती हैं। गर्म क्यों होती हैं? क्योंकि उनके ऊपर जैसे हमारा सिर है, जब हम धूप में चलते हैं तो हमारा सिर सबसे ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि जितनी भी सनलाइट की जो भी रेडिएशंस होती हैं वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती हैं हमारी हेयर्स के थ्रू, और फिर जब एब्जॉर्ब हो जाती हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, उसकी हीट बढ़ जाती है हमारे पास, क्योंकि कुछ ना कुछ ना तो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना ट्रांसमिट हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लैक दिखता है व्हेन इट इज़ कोल्ड। अब सॉलिड एंगल क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, और ये हमारे पास यूनिट्स के बेसिस पे भी पूछा गया था पिछले लास्ट ईयर। तो सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल is a two-dimensional angle in three-dimensional space that an object subtends to a point. Hence, it is a three-dimensional cone and is a measure of how large that object appears to an observer looking from that point. In other words, it is an angle that seen from the center of a sphere includes a given area on the surface of that sphere. अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ आपको कि आप यहाँ पे खड़े हो ए पॉइंट पे और आप देख रहे हो, तो आप देखोगे अगर 3D में देखोगे तो एक कोन बनेगा ये हमारे पास। तो कोन बनेगा, 2D में तो नहीं दिख रहा है लेकिन ये एक कोन बनेगा। तो आप किसी भी पॉइंट से अगर आप स्फीयर लेते हैं तो उसके सरफेस एरिया को कितना रेडियस पे डिपेंड करेगा उसके, तो कितना एरिया कवर कर रहे हो। तो सॉलिड एंगल है हमारे पास कि हाउ लार्ज डेट ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू एन ऑब्जर्वर लुकिंग फ्रॉम डेट एंड पॉइंट। तो हम कितना बड़ा उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं किसी भी एक पॉइंट से खड़े होकर। जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ता रहता है, जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता रहेगा हमारे पास ये जो एरिया है कवर, जो एरिया कवरेज है वो बढ़ता रहेगा हमारे पास। तो एक सबस्टेंटेंट एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास थीटा, वो हमारे पास सॉलिड एंगल कहलाता है हमारे पास। द वैल्यू ऑफ द सॉलिड एंगल इज इक्वल टू द साइज ऑफ दैट एरिया डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो सॉलिड एंगल जनरली ये फॉर्मूला है कि एरिया कितना कवर कर रहा है डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो अगर आप देखोगे कि हमारे पास एरिया का भी सॉलिड एंगल का भी फॉर्मूला है जो एरिया और रेडियस पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या है कि ए स्मॉल ऑब्जेक्ट नियर बाई मे सबटेन द सेम एंगल एज ए लार्जर ऑब्जेक्ट फार्दर अवे। तो अगर आप जैसे जैसे दूर जाओगे और हमारे पास दो चीज़, आप यहाँ पे खड़े हो, आपने यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है और एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो
अगर आप इसका कवरेज देखोगे सॉलिड एंगल का, अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो तो एक ये है, एक ये बड़ा एरिया है, तो इसका जो एरिया कवरेज है उसी सेम सॉलिड एंगल पे, थीटा सॉलिड एंगल पे स्मॉल एरिया कवरेज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो तो उसी सॉलिड एंगल पे हमारे पास फार्दर जो अभी है हमारे पास ऑब्जेक्ट, उसका लार्ज एरिया कवर हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास कि ए स्मॉल ऑब्जेक्ट नियर बाई में सबटेंड द सेम सॉलिड एंगल एज ए लार्जर ऑब्जेक्ट फार्दर अवे। फॉर एग्जाम्पल द स्मॉलर नियर मून कैन टोटली eclipse the larger remote sun because an observed point from a point on the earth. Both objects fill almost exactly the same amount of sky. तो इसका मतलब वही है कि मान लीजिए यहाँ मून है, यहाँ सन है और ये हमारे पास अर्थ है। यहाँ से अगर सॉलिड एंगल पर देखा जाएगा तो इसका मून का जो पास में हमारे पास वो स्मॉल एरिया कवरेज हो रहा है और सन का हमारे पास लार्ज कवरेज एरिया हो रहा है। और हमारे पास सॉलिड एंगल क्या है, सेम हमारे पास सॉलिड एंगल है थीटा। लार्ज एरिया का मतलब है स्काई जो है हमारे पास सेम, हमारे पास एरिया जो है हमारे पास लार्ज कवर हो रहा है हमारे पास। उसके आगे बढ़ते हैं, हमारे पास प्लैंक है। ये हमारे पास प्लैंक मेड द रिवोल्यूशनरी assumption that an oscillating atom in the wall of a cavity can exchange energy with the radiation field inside a cavity only in discrete bundles called photon or quanta. He defines the constant h जिसकी वैल्यू होती है एंड टू रिलेट फ्रिक्वेंसी टू द रेडिएंट एनर्जी। तो उसने ब्लैक बॉडी का जो कॉन्सेप्ट हमारा जिस कैविटी से निकला उसी में बोला उसने कि जो हमारे पास रेडिएशंस होती हैं जो हमारे पास मूव करती हैं उस कैविटी के अंदर, वो अपने आप को एनर्जी के फॉर्म में चेंज कर लेती हैं। तो उससे उसने और स्मॉल बंडल्स में मीन्स छोटे छोटे पार्ट्स में, डिस्क्रीट पार्ट्स में जो बंडल्स होते हैं हमारे पास उसमें ब्रेक हो जाती है जो रेडिएशंस होती है हमारे पास, और उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटोन। जो छोटा पार्ट होता है उसका, उसको क्वांटा या फोटोन कहते हैं। उसी से उसने रिलेशन निकाला कि जो हमारे पास रेडिएंट एनर्जी होती है, रेडिएशन की जो एनर्जी होती है रेडिएंट एनर्जी, वो एक उसका कांस्टेंट दिया एच और उसकी फ्रिक्वेंसी से रिलेट किया उसने हमारे पास। तो Q इज इक्वल टू एच न्यू हो गया। अगर इसी को और फॉर्म में देखा जाए तो इसको हम एच इंटू न्यू लिखते थे, फिर इसको एच सी बाई लैम्डा लिखते थे। तो ये उसी का एक्सटेंशन फॉर्म है प्लैंक्स का। एच हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट होता था। विद दिस assumption he showed that the radiation being emitted by a black body is given by Planck's radiation law. तो जो which governs the intensity of radiation emitted by a unit surface area into a fixed direction, that is solid angle, from the black body as a function of wavelength or for a fixed temperature. तो ये हमारे पास प्लैंक्स का रेडिएशन लॉ है। ये जो पहला लॉ है, मीन्स जो रेडिएशन हो रही है, एमिशन हो रही है ब्लैक बॉडी से, वो हमारे पास प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से आया। वो उस फॉर्मूले से बोला उसने। और विच गवर्न्स द इंटेंसिटी, मीन्स इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कितनी एमिट होगी किसी एक पार्टिकुलर यूनिट सरफेस एरिया से इनटू ए फिक्स डायरेक्शन, मीन्स एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं, फ्रॉम द ब्लैक बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ फॉर ए फिक्स टेम्परेचर। तो इसने काफ़ी जो पैरामीटर हैं, एक तो टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, डायरेक्शन को फिक्स कर दिया, सरफेस एरिया यूनिट लिया। तो जब भी ये कोई लॉ देते हैं या फिर कोई भी एक्सप्लेनेशन करते हैं तो सिर्फ दो ही चीज़ों को वेरी कराते हैं जिससे कि उन दोनों का रिलेशन निकल सके, बाकी चीज़ों को एक कांस्टेंट रखते हैं। तो इन्होंने क्या है कि एक यूनिट सरफेस एरिया लिया, फिक्स्ड डायरेक्शन मीन सॉलिड एंगल लिया और फिक्स टेम्परेचर लिया उस ऑब्जेक्ट। तो उसने बोला कि जो रेडिएशंस है हमारे पास एमिट होती हैं किसी भी ब्लैक बॉडी से, वो हमारे पास फंक्शन किसका होता है, वेवलेंथ का फंक्शन होता है, मीन्स कि वो वेवलेंथ पर डिपेंड करती हैं। और फिर उसने एक फार्मूला भी दे दिया। फार्मूला क्या है कि हमारे पास स्पेक्ट्रल रेडिएंट एग्जिटेंस, एग्जिटेंस मतलब कि कितनी रेडिएशन की एग्जिट हो रही है उसमें या एमिट हो रही है, वो जो फार्मूला होता है BET को इन्होंने स्पेक्ट्रल रेडिएंट एग्जिटेंस लिया। और इसका फार्मूला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि मुझे लगता नहीं इतना ही पूछेंगे, इतना बस ये है कि जो रेडिएंट एनर्जी निकलती है वो वेवलेंथ का फंक्शन के तौर पर निकलती है। और इसमें कंडीशंस क्या है कि टेम्परेचर फिक्स है हमारे पास। तो BET इज नोन एज स्पेक्ट्रल रेडिएंट एग्जिटेंस। ये आप फार्मूला देख सकते हो, 2c² H बाई e⁻⁻1 और H हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। C हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट है, K हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है।
तो ये तो हमारे पास कांस्टेंट हो गए, सी कांस्टेंट हो गया, एच कांस्टेंट हो गया, हमारे पास के कांस्टेंट हो गया, एच सी कांस्टेंट हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, ये वन नहीं है, ये हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है हमारे पास, वेवलेंथ के पर डिपेंड करती है हमारे। तो ये फॉर्मूले में थोड़ा गलत है, वेवलेंथ जो है हमारे पास वो लैम्डा है, ये लैम्डा है हमारे पास, और ये जो वन है ये भी हमारे पास लैम्डा है, ये आप ठीक कर लेना, और ये वन है हमारे पास। तो फॉर्मूला जो है हमारे पास वो स्पेक्ट्रल रेडिएंट एक्जिटेंस का क्या फॉर्मूला, 2c² अपॉन में लैम्डा की पावर 5 एच अपॉन में ई की पावर एस सी बाई लैम्डा के टी माइनस 1। तो ये आप ठीक कर लेना, बाकी मैं नोट्स में भी ठीक करके दे दूँगा आपको। तो इससे कहने का मतलब है कि बाकी सारी चीज़ें इस फॉर्मूले में कांस्टेंट हैं, और जो हमारे पास एक्जिटेंस है, जो हमारे पास रेडिएशन का जो एमिट हो रही है ब्लैक बॉडी से, वो किसका फंक्शन है, वेवलेंथ का फंक्शन है हमारे पास, वेवलेंथ मीन्स लैम्डा का फंक्शन है। इसमें एक चीज़ ये भी है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया हुआ है हमने। रेडिएंट एक्जिटेंस क्या होता है, क्योंकि रेडिएंट एक्जिटेंस का फॉर्मूला देख लिया और उसकी यूनिट देख ली, यूनिट हमारे पास गेट में 2023 में पूछी गई थी, और ये मैं आगे टेबल भी दूंगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी हैं, तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो उसकी हर एक टेबल भी बना रखी है मैंने, तो उसमें यूनिट भी रहेगी। इसकी यूनिट है वाट मीटर स्क्वायर पर स्टेरेडियन माइक्रोमीटर की पावर -1। तो ये सारी यूनिट है, वो सब हम आगे टर्मिनोलॉजी के साथ साथ भी देखेंगे। तो रेडिएंट एक्जिटेंस क्या होता है, रेडिएंट एक्जिटेंस इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर यूनिट एरिया रेडिएटेड बाय ए सरफेस व्हेन इट इज कंसीडर्ड फॉर ए स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी इन द स्पेक्ट्रम, इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल रेडिएंट एक्जिटेंस। तो अगर आप यूनिट से भी देखोगे तो आपको इसकी डेफिनेशन अपने आप समझ आ जाएगी। इसकी जो यूनिट थी, देखिए इसकी यूनिट थी वाट, जो कि यूनिट होती है हमारे पास पावर की, वाट जो होती है पावर की यूनिट होती है, वाट मीटर स्क्वायर, और स्टेरेडियन जो एंगल है हमारे पास, और माइक्रोमीटर हमारे पास वेवलेंथ कह सकते हैं हमारे पास, उसकी यूनिट है। तो अगर आप रेडिएंट का वर्ड सुनोगे तो उसमें हमारे पास आप वेवलेंथ को ज़रूर कंसिडर करोगे। ये आगे आपको सॉरी रेडिएंट नहीं, स्पेक्ट्रल को जब भी आप स्पेक्ट्रल वर्ड सुनोगे तो उसमें वेवलेंथ से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको चीज़ मिलेगी। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो स्पेक्ट्रल रेडिएंट एक्जिटेंस पढ़ रहे हैं, और जो नॉर्मल रेडिएंट एक्जिटेंस होता है वो पावर है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जो पर यूनिट एरिया कितनी रेडिएट हो रही है किसी भी सरफेस से, मीन्स कोई भी सरफेस है उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हो रही है, तो उस एनर्जी और उस एनर्जी के थ्रू मीन्स पावर, हम क्या पावर के रेस्पेक्ट में डिनोट कर रहे हैं, तो कितनी पावर उस यूनिट एरिया से एमिट हो रही है। और इन्हें पार्टिकुलर डायरेक्शन भी ले सकते हैं क्योंकि स्टेरेडियन है, तो अगर एक सॉलिड एंगल लेते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो कितनी पावर जो है हमारे पास एमिट हो रही है पर यूनिट सरफेस एरिया। और व्हेन इट इज़ कंसिडर्ड फॉर ए स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी या फिर वेवलेंथ इन द स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अगर हम किसी पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी या फिर वेवलेंथ के टर्म की बात करें तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रल रेडिएंट एक्जिटेंस। अगर आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, मान लीजिए कोई भी सरफेस है, ये मान लीजिए आपको अर्थ का ही एग्जांपल लेते हैं, और ये हमने एक यूनिट एरिया कंसीडर कर लिया, ये हमारे पास सरफेस क्या है, यूनिट सरफेस हो गया, और ये हमारे पास सेंटर से सॉलिड एंगल हो गया। तो इस पार्टिकुलर सॉलिड एंगल में से इस यूनिट सरफेस एरिया से कितनी रेडिएशंस एमिट हो रही है और पर यूनिट एरिया हो गया, तो वो हमारे पास रेडिएंट एक्जिटेंस कहलाता है। रेडिएशंस का जो एक्जिटेंस होता है वो कितना हो रहा है, वो रेडिएंट एक्जिटेंस हो गया। लेकिन हम किसी पार्टिकुलर रेंज ऑफ वेवलेंथ ले लेते हैं, मीन्स मान लीजिए हमारे पास विजुअल लाइट में इस यूनिट एरिया से विजुअल लेंथ की जो रेंज हमारे पास वेवलेंथ रेंज है, उसमें से कितनी रेडिएशंस एमिट हो रही है, उसकी कितनी पावर है, वो स्पेसिफिक हमने वेवलेंथ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी को डिफाइन कर दिया, तो वो हमारे पास स्पेक्ट्रल रेडिएंट एक्जिटेंस कहलाता है। तो जब भी स्पेक्ट्रल वर्ड समझो सुनाई देगा तो आपको वेवलेंथ से रिलेट करना है उसको। अब ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी, एमिशन क्या होता है, एमिशन इज द प्रोसेस बाय विच ए बॉडी एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूजुअली एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स टेम्परेचर ओनली। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी एमिटेंस होती है वो हमारे पास टेम्परेचर, ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब इसके फॉर्मूले भी दे रखे हैं लॉज में, तो वो भी हम देखेंगे तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। ट्रांसमिशन क्या होता है, इज द पासिंग ऑफ रेडिएशन थ्रू ए
सब्सटेंस विदाउट सिग्निफिकेंट एटेन्यूएशन, मीन्स ज़्यादा चेंज ना आए और ट्रांसमिशन हमारे पास किसी भी सरफेस से आर पार हो जाए, मीन्स उसको रोक नहीं सकता है, तो वो ट्रांसमिशन होता है हमारे पास। एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन पता ही है कि जितनी भी रेडिएशन आपके पास फॉल हो वो उसको रिफ्लेक्ट बैक ना करे, ना ट्रांसमिट होने दे, सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ले। एब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस बाय विच रेडिएशन इज कन्वर्टेड टू अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी, स्पेशली हीट। जैसे मैं आपको हेयर्स का एग्जांपल दिया था या ब्लैक बॉडी का एग्जांपल दिया था कि जितनी भी क्योंकि एनर्जी जो होती है वो ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, तो ये रेडिएशन जो एक टाइप की एनर्जी है। अब रेडिएशन किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपके ऊपर गिरी तो ये न तो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, सारी की सारी एब्जॉर्ब हो रही है, मीन्स कैविटी मानते हैं इसी के अंदर ही जा रही हैं, तो ये किसी ना किसी फॉर्म में तो रहेगी क्योंकि ये एनर्जी है एक तरीके की। तो वो क्या एनर्जी का फॉर्म चेंज कर लेती है, वो क्या हीट में कन्वर्ट कर लेती है। कोई भी ब्लैक चीज़ देखोगे आप तो वो जल्दी गर्म होती है और हमारे पास क्योंकि उसके अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाती है रेडिएशन और वो हीट के फॉर्म में चेंज हो जाती है, तो वो गर्म हो जाती है चीज़ें में, हमारे पास जो भी मटेरियल होता है वो गर्म हो जाता है। इट कॉज द रिडक्शन इन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग थ्रू ए मीडियम, मीन्स उस ऑब्जेक्ट से रेडिएशन ट्रांसमिट नहीं होती हैं, सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती हैं हमारे पास। अभी हमारे पास लॉज हमने जो पढ़े कि प्लैंक लॉ हमने पढ़ा कि द प्लैंक्स लॉ गिव्स ए डिस्ट्रीब्यूशन दैट पीक्स एट ए सर्टेन वेवलेंथ। तो किसी एक पार्टिकुलर सर्टेन वेवलेंथ पर, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको ये ग्राफ समझाऊंगा, तो ये जो लाइन है वो तभी आपको समझ आ जाएगी कि प्लैंक्स लॉ क्या कहता है कि किसी एक पार्टिकुलर वेवलेंथ में हमारे पास जो एग्जिटेंस है वो पीक पे है, सबसे ज़्यादा एग्जिटेंस हो रहा है और वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, मीन्स किसी रेंज ऑफ वेवलेंथ पे टेम्परेचर के वेरी करने से हमारे पास रेडिएशन जो एग्जिटेंस है वो हमारे पास वेरी कर रहा है। तो वो कैसे कर रहा है वो अभी देख लेंगे हम। द पीक शिफ्ट टू द शॉर्टर वेवलेंथ फॉर हायर टेम्परेचर। कहने का मतलब है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है, मीन्स उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो उससे जो वेवलेंथ एमिट होंगी वो कौन सी, ज़्यादातर शॉर्टर वेवलेंथ हमारे पास एमिट होती हैं। एंड द एरिया अंडर द कर्व ग्रोज रैपिडली विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे जो एरिया कवर होता है वो भी हमारे पास बढ़ता रहता है। और ये दो लाइन है, मीन्स इसको तो आप मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर ये आपको चीज़ समझ आ गई तो, और वो चीज़ अभी मैं समझाता हूँ आपको इस ग्राफ के थ्रू, क्योंकि इससे बेसिस क्वेश्चन आपको गेट में ज़रूर मिलेगा। अब ये देखिए वेवलेंथ है हमारे पास एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में हमने क्या लिया, स्पेक्ट्रल रेडिएंट एग्जिटेंस। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर यूनिट सरफेस एरिया से कितनी रेडिएशन एग्जिट हो रही है वो ग्राफ है हमारे पास वाई डायरेक्शन में, उसकी यूनिट है। और वेवलेंथ हमारे पास, वेवलेंथ रेंज है हमारे पास एक्स डायरेक्शन में। अब देखिए ये जो हमारे पास दे रखा है वो कितना रेंज है, विजुअल रेंज है, जो कि हमारे पास 0.4 से लेके 0.7 तक है हमारे पास, 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर। अब देखिए वेवलेंथ हमारे पास बड़ी साइज में रहा है, तो जैसे जैसे हमारे पास वेवलेंथ बढ़ रहा है और ऊपर की साइड हमारे पास ये टेम्परेचर के साथ थर्ड जो लिया हमारे पास टेम्परेचर के साथ, तो ये जो हमारे पास विजुअल स्पेक्ट्रम दिखा रखा है और इस डायरेक्शन में हमारे पास वेवलेंथ रेंज बढ़ रही है। तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है हमारे पास जो रेडिएशन का एग्जिटेंस है, रेडिएशन का एग्जिटेंस जो है हमारे पास वो कम होता जा रहा है। और जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखिए ये 6000 केल्विन है, ये हमारे पास 200 केल्विन है। अब इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान से देखिए कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व एट सन्स टेम्परेचर, सन का टेम्परेचर कितना है 6000 डिग्री केल्विन, और हमारे पास अर्थ का कितना टेम्परेचर है, हमारे पास अर्थ सरफेस का हम कितना लेते हैं 300 केल्विन। तो अर्थ सरफेस से जो रेडिएशन ज़्यादातर एमिट होती हैं वो कौन सी रेंज ऑफ वेवलेंथ में होती हैं, वो हमारे पास इस रेंज ऑफ वेवलेंथ में होती हैं, न कि विजुअल स्पेक्ट्रम में होती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली है। और विजुअल स्पेक्ट्रम में जिसकी वेवलेंथ कम है, हमने ये लाइन पढ़ी थी ना कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वेवलेंथ की रेंज हमारे पास जो एमिशन होता है सबसे ज़्यादा कम रेंज ऑफ वेवलेंथ की एमिशन होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है हमारे पास हाइयर रेंज ऑफ वेवलेंथ जो हमारे पास उनका एमिशन होता रहता है। और कर्व का जो एरिया का हम बात कर रहे थे कि अगर आप देखोगे कि टेम्परेचर बढ़ने पे हमारे पास इतना एरिया कवर कर रहा है, और जैसे जैसे कम टेम्परेचर है हमारे पास एरिया अपने पास कम कवर कर रहा है, फिर और टेम्परेचर बढ़ रहा है और एरिया कवर कर रहा है, एमिशन भी बढ़ रहा है।
तो ये कर्व जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बढ़ता रहता है और हमारे पास हाइयर एक्जिटेंस जो मिलता है वो हाइयर टेम्परेचर पर शॉर्टर रेंज ऑफ वेवलेंथ का मिलता है। तो सन से जो ज़्यादातर निकलती हैं जिसका टेम्परेचर 6000 केल्विन है वो विजुअल लाइट्स निकलती हैं, और अर्थ से जो रेडिएशंस एमिट होती हैं वो जनरली इंफ्रारेड की रेंज ऑफ वेवलेंथ मिलती है हमारे पास, या फिर उससे ज़्यादा की मिलती है। मीन्स हमारे पास इसकी विजुअल स्पेक्ट्रम की नहीं मिलती है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसीलिए हमारे पास जो सैटेलाइट्स में जो स्पेक्ट्रल बैंड हम यूज करते हैं वो ज़्यादातर इंफ्रारेड का या फिर हमारे पास माइक्रोवेव का, इनका यूज करते हैं, क्योंकि हमें अर्थ की जो भी फीचर्स हैं वो ज़्यादातर इंटेंसिटी स्पेक्ट्रल रेडिएशंस जो मिलती हैं वो हमारे पास इंफ्रारेड के केस में ही ज़्यादा मिलती हैं हमारे पास। तो ये डायग्राम आपको समझ आया, इसका फॉर्मूला भी है, क्योंकि ये हमारे पास जो भी हमारे पास थ्योरी रहती है उसका प्रैक्टिकल जरूर होता है, तो जो भी फॉर्मूला बनेगा आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। वैसे आपको ये 2 लाइनें आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि प्लैंक्स लॉ गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन दैट पीक्स एट ए सर्टेन वेवलेंथ। ये पहली बात है कि ये वाली पहली बात है कि द पीक शिफ्ट टू द शॉर्टर वेवलेंथ फॉर हायर टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो शॉर्टर रेंज ऑफ वेवलेंथ जो होती है उनका पीक बढ़ता रहता है। इसका मतलब उनका एक्जिटेंस ज़्यादा होता है हमारे पास, एमिट जो करती हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट से वो हायर टेम्परेचर पर शॉर्टर रेंज ऑफ वेवलेंथ, ज़्यादा वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं वो एग्जिट होती हैं। तो पहली बात तो ये है हमारे पास। दूसरी बात है कि द एरिया अंडर द कर्व ग्रोज रैपिडली विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारे पास एरिया भी एग्जिटेंस का ज़्यादा हो रहा है हमारे पास। तो ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है और इसके फॉर्मूले भी हैं वो भी आपको समझ आ जाएगा। वो ये हैं द वीन एंड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉज हैं, हमारे पास 2 लॉज हैं, उनका फॉर्मूला, उससे ये डायग्राम फिर से मैं आपको बताऊँगा। तो फिर क्या है हमारे पास, तो ये जो कर्व है ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व है फॉर ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर, नोट द शिफ्ट इन मैक्सिमम एमिशन पीक। तो हमारे पास जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है पीक भी बढ़ रहा है और एरिया भी हमारे पास बढ़ रहा है हमारे पास। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है प्लैंक्स लॉ देखा हमने, अब हम देखते हैं 2 लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीन्स और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉज। The behavior of black body radiation is described by the Planck's law. From the Planck's law, one can derive 2 other radiation laws, Stephen Boltzmann law and Wien displacement law. तो ये जनरली उसी डायग्राम से आए हैं, प्लैंक्स लॉ के डायग्राम से ये दोनों लॉ बने हैं कि these 2 laws illustrated below are very important in remote sensing to understand characteristic of electromagnetic radiation. तो स्टीफन बोल्ट्जमैन नाम बड़ा है, तो टेम्परेचर की पावर 4। अगर मैं आपको तरीका बता रहा हूँ याद करने का, ऐसा कुछ नहीं है रिलेशन, लेकिन इसमें क्या बोला है कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल एमिटेड रेडिएशन एंड टेम्परेचर एंड इज एक्सप्रेस्ड एज। तो इसने जो फॉर्मूला दिया है कि जो एनर्जी होती है, रेडिएंट एनर्जी होती है पर सरफेस यूनिट लिविंग ए बॉडी, मीन्स किसी भी बॉडी से या ब्लैक बॉडी से जो एमिशन होता है रेडिएशन का, जो रेडिएट एनर्जी जिसे हम कहते हैं, वो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की पावर 4। टेम्परेचर T जो है हमारे पास वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इन केल्विन। तो इससे हमारे पास कौन सा पॉइंट हुआ, सेकंड पॉइंट, जो हम एरिया की बात कर रहे थे। एरिया की क्या बात कर रहे थे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हमारे पास वैसे वैसे एरिया बढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि उससे जो एनर्जी निकलती है उस ऑब्जेक्ट से वो बढ़ती है हमारे पास, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पावर 4 के रेस्पेक्ट में बढ़ती है। तो रेडिएंट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर की पावर 4, उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर की पावर 4 है हमारे पास। तो पहले एक पॉइंट ये क्लियर हो गया, और दूसरा जो हमारे पास है वो है हमारे पास विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब इसमें सिग्मा क्या है, वो हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है हमारे पास। दूसरा क्या हमारे पास, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड एंड द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सेकंड वाला जो है हमारे पास विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है फर्स्ट पॉइंट को क्लियर करता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर हमारे पास बढ़ता है और जो वेवलेंथ की रेंज, जो हमारे पास रेंज ऑफ रेडिएशन रहती है वो कम होती रहती है। मीन्स क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बता रहा है हमारे पास कि लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू B/T। बी क्या हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और T हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए जो डायग्राम में थे कि जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये देखिए 200 केल्विन है, 300 है, 500 है, 1000, 2000, 3000, 5000 एंड 6000 केल्विन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रेंज ऑफ वेवलेंथ कम हो रही है। इसका मतलब क्या है, लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है,
तो ये हमारे पास कौन सा है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या कहता है कि एनर्जी जो होती है हमारे पास, रेडिएंट एनर्जी, वो टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो एरिया कवरेज है, मीन्स स्पेक्ट्रल रेडिएंट एक्जिटेंस जो है, रेडिएंट एनर्जी जो है वो बढ़ती रहती है, जो एरिया अंडर कवरेज रहता है इसके वो बढ़ता रहता है। तो ये दोनों लॉ जो है वो हमारे पास प्लैंक्स लॉ से निकले हमारे पास। तो ये डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है। अभी इनकी बातें हैं कि द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ गिव्स द वेवलेंथ ऑफ द पीक ऑफ द रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन, वाइल स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ गिव्स द टोटल एनर्जी बीइंग एमिटेड एट ऑल वेवलेंथ बाय द ब्लैक बॉडी विच इज़ द एरिया अंडर द प्लैंक्स लॉ कर्व। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट से पीक का पता चलता है, और जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है उससे हमारे पास एरिया का पता चल रहा था। जो हमारे पास दो बातें प्लैंक्स लॉ ने अपने कर्व के थ्रू समझाई थी। दस द वीन्स लॉ एक्सप्लेन द शिफ्ट ऑफ द पीक टू द शॉर्टर वेवलेंथ एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हमारे पास जो पीक होता है वो हमारे पास शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ बढ़ता रहता है। वाइल द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एक्सप्लेन द ग्रोथ इन द हाइट ऑफ द कर्व एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। नोटिस दैट दिस ग्रोथ इज वेरी लार्ज, क्योंकि टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिंस इट वेरीज विद एज द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। तो आपको वो दोनों लॉ समझ आ गए। और ये थर्ड लॉ है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पहले था, ये सिंपल सा लॉ है जो एक बार में समझ आ जाएगा आपको, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ ए फिजिसिस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन 1860 दैट ए बॉडी एक्ट्स एज ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो कोई भी बॉडी जो है वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी कब बिहेव करेगी, जब उसके पास ये दो प्रॉपर्टीज रहेंगी। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि द साइड्स ऑफ द बॉडी आर मेंटेन्ड एट ए कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कि जो बॉडी जो भी ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर जो अगर जो होल सरफेस है वो कांस्टेंट हम उसको मेंटेन कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि ये वेरी स्मॉल होल इन कंपैरिजन टू द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी इज मेड इन द बॉडी इटसेल्फ। तो ये कहने का मतलब है कि एक स्पेस दे दो जिसके अंदर रेडिएशन अंदर जा सके, और वॉल को इतना स्ट्रॉन्ग मानो, कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर मानो कि रेडिएशन बाहर ना आ सके। ये कहने का मतलब है इसका कि अगर ये दो चीज़ें कि बहुत छोटा होल है किसी भी बॉडी के अंदर, और हमारे पास जो बॉडी है उसका टेम्परेचर जो है उसको हम कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर पा रहे हैं, अगर ये दो चीज़ कर पा रहे हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट रहेगा, जो बॉडी रहेगी, वो एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगी। अभी तक हम क्या स्टार को मान के चल रहे थे कि जो हर एक रेंज ऑफ वेवलेंथ में एमिट करती है रेडिएशंस को। वी नो डेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैंने बताया था एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सो वही बात है कि वी नो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट व्हेन ए सरफेस इंटरसेप्ट इंसिडेंट इनकमिंग रेडिएशन it interacts with it and some amount of radiation is reflected, absorbed and transmitted. This can be expressed as, तो ये जो हमारे पास किरचॉफ्स लॉ है वो सिंपल सा लॉ है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर रेडिएशन गिरी। अब ये रेडिएशन जो है हमारे पास मीन्स ना तो डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो जितना इसकी इनकमिंग है उतना आउटगोइंग भी होगा। आउटगोइंग का कहने का मतलब है कि कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये इंसिडेंट हो गया, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्टेड हो जाता है, कुछ पार्ट इसका एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर, ये पार्ट हो गया हमारे पास, और कुछ पार्ट इसका हमारे पास ट्रांसमिट हो जाता है, मीन्स उसके अंदर ट्रांसमिट हो जाता है और पार चला जाता है उस ऑब्जेक्ट से। तो ये टी हो गया, एब्जॉर्ब वाला ए हो गया। तो ये तीन चीज़ें हो सकती हैं। तो इनकमिंग क्या है हमारे पास, इंसिडेंट एनर्जी है हमारे पास, ई आर के हमारे पास रिफ्लेक्टेड एनर्जी है, और ई है हमारे पास एब्जॉर्ब एनर्जी है, और टी हमारे पास ट्रांसमिटेड एनर्जी है। तो ये उसने सिंपल सा फॉर्मूला दिया था कि ई आई, अब देखिए तीनों को मिलके ही हमारे पास इंसिडेंट एनर्जी रहेगी, क्योंकि एनर्जी जो है उसका लॉस नहीं हो सकता, जितनी आई है उतनी हमारे पास बाहर भी जाएगी। तो कुछ रिफ्लेक्ट होती है, कुछ एब्जॉर्ब होती है, कुछ ट्रांसमिट होती है। तो सिंपल सा फॉर्मूला दे रखा है, और उसी को इसने कन्वर्ट कर रखा है हमारे पास कोफिशिएंट्स में, कि ई आई से मीन्स इंसिडेंट एनर्जी से अगर सबको डिवाइड करते हैं तो क्या रहेगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्टिविटी कहते हैं, मीन्स ये रिफ्लेक्टिविटी हो गया, ये एब्जॉर्बिटिविटी हो गया, और ये हमारे पास ट्रांसमिसिविटी हो गया। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला दिया था किरचॉफ्स लॉ ने, जो आपको बेसिक रूल बताता है। उसके बाद एमिसिविटी, जो मैं एमिशन कह रहा हूँ बार बार, तो इसको एमिसिविटी जो है हमारे पास वो किसके टर्म में निकाली जाती है, वो ब्लैक बॉडी के एमिशन के टर्म में निकाली जाती है, क्योंकि
परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो है वो हर एक रेंज ऑफ वेवलेंथ में हमारे पास एमिशन करती है हमारे पास। तो वही चीज़ है, एमिसिविटी एक्सप्रेसेस द एफिशिएंसी इन विच द बॉडी इरेडिएट्स। इरेडिएट्स मीन्स कितना सरफेस से रेडिएशन निकल रहा है बाहर, एमिटेंस कितना हो रहा है। तो ये जो एमिसिविटी होती है वो m/mb होती है। m है एमिटेंस ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट, mb क्या हमारे पास एमिटेंस ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर एट T0 जो हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मतलब कि इसको रेस्पेक्ट में क्यों निकाल रहे हैं ब्लैक बॉडी का, सिंपल सा लॉजिक है कि जो भी ब्लैक बॉडी होती है वो हर एक रेंज ऑफ वेवलेंथ में एमिटेंस करती है हमारे पास। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम मान के अगर ब्लैक बॉडी का भी टेम्परेचर सेम मानते हैं तो ब्लैक बॉडी से कितनी रेडिएशन एमिट हो रही है और जो नॉर्मल जो गिवन ऑब्जेक्ट है उससे कितनी रेडिएशन जो एमिट हो रही है। तो एमिटेंस ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड बाय द एमिटेंस ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। तो वो क्या एमिसिविटी कहलाता है हमारे पास। अब एमिसिविटी इज ए डायमेंशनलेस एंड इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन, क्योंकि मैक्सिमम किसकी एमिसिविटी होती है, एम की वैल्यू सबसे मैक्सिमम रहेगी। तो ये जो m की वैल्यू है वो हमारे पास 0 से लेके 1 तक रहेगी, क्योंकि हमारे पास m की वैल्यू जो mb से ज़्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से ज़्यादा रेडिएशंस को एमिट नहीं कर सकता है। तो जो एमिसिविटी जो है एक तो डायमेंशनलेस है और उसकी जो वैल्यू डिपेंड करती है वो 0 से 1 के बीच में रेंज होती है उसकी। द वैल्यू 0 रेफर्स टू ए नॉन रेडिएटिंग सोर्स, मीन्स कोई भी रेडिएशन नहीं निकल रही है। 1 रेफर्स टू ए ब्लैक बॉडी, क्योंकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी माना जाएगा, क्योंकि जितना ब्लैक बॉडी से रेडिएशन निकल सकती थी, एमिशन हो सकता था, उतना ही हमारे पास उस ऑब्जेक्ट से हो रहा है। तो अगर एमिसिविटी की वैल्यू 1 है तो वो एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी रहेगी। सिंस द ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स ऑल द एनर्जी एंड एट द सेम टाइम एमिट्स रेडिएशन विद हायर एफिशिएंसी, इट्स वैल्यू ऑफ एमिसिविटी इज इक्वल टू 1। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए क्या हमारे पास एमिसिविटी वैल्यू की जो होगी हमारे पास 1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है सिंपल सी चीज़ें थी जिसको समझना ज़रूरी था आगे के पर्पज़ के लिए, और ये इन चीज़ों में भी कुछ ऐसा पार्ट था जिनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे वो यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद अर्थ एंड एटमॉस्फेयर। ऐसे हम धीरे धीरे करके हमारा गेट का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ के साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।